नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय एनीमिया है, यानी शरीर में खून की कमी। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल 1 करोड़ मामले एनीमिया के होते हैं। एनीमिया शरीर को भीतर से तोड़ देता है। एनीमिया होने से शरीर कई बीमारियों से भी घिर सकता है। अब सवाल यही है कि एनीमिया क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया कितने प्रकार का होता है, क्या एनीमिया आनुवांशिक भी हो सकता है, एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर आज हम तफसीलात से चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगी जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्राची गर्ग। इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं, अगर आपका भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है कि शरीर में खून की कमी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और जांच किस तरह की करानी चाहिए, कौन सी जांच करानी चाहिए, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्राची गर्ग जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफाश पर। जी प्राची जी, सवाल यह है सबसे पहला कि आखिरकार एनीमिया की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले जो हम एनीमिया कहते हैं, एनीमिया का मतलब है हमारे शरीर में खून की कमी होना। जी। तो जब हमारा ये इसके अंदर क्या होता है, या तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या तो उनकी मात्रा कम हो जाए, या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या फिर हमारे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए। तो उसमें एनीमिया में ये इसके कारण से एनीमिया होता है। तो एनीमिया हम कहते हैं कि कब हुआ, किस मतलब जब हमारा हीमोग्लोबिन कितना होगा तब हम मानेंगे एनीमिया को। तो एनीमिया अगर महिलाओं में 12 से कम है तो हम उसको कहते हैं एनीमिया है, और पुरुषों में 14 से कम है, 14 से कम है तो हम कहेंगे एनीमिया है। लेकिन जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहता है, वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, वो बीमारी की वजह से नहीं होता। उनके अंदर उनके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से वो डाइल्यूशनल एनीमिया हो जाता है। तो महिलाओं में 12 से कम और पुरुषों में 14 से कम को हम एनीमिया कहते हैं। जी प्राची जी, एक सवाल और ये है कि आखिरकार अगर महिलाओं को एनीमिया हो जाए या फिर पुरुष को एनीमिया हो जाए, क्या इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, महिला और पुरुष में दोनों में एनीमिया के लक्षण सेम ही होते हैं। जैसे अगर मान लो बहुत अक्यूट लॉस की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से हुआ है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, या महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, या किसी भी वजह से एकदम बहुत ज्यादा शरीर से ब्लड का लॉस हो जाए, तब वो अक्यूट ब्लड लॉस होता है। उसके अंदर क्या होएगा, हमें चक्कर आने लगेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाएंगे, हम बेहोश हो सकते हैं। और अगर क्रॉनिक लॉस हो रहा है, क्रॉनिक लॉस मीन्स धीरे धीरे लॉस हो रहा है, तो हमारा शरीर थका थका रहने लगेगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते अगर उनको खून की कमी होती है, तो हमारे को लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है, एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस हो जाती है। मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे को थकान हो रही है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, हमने जरा सा भी एक्सर्ट किया तो दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है। इस तरीके से हम एनीमिया को सिम्टम्स को डिफाइन करते हैं। जी प्राची जी, एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर ये मान लीजिए कि अगर किसी के साथ अप्रिय घटना कोई होती है, उसका ज्यादा खून बह जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में इसको क्या माना जाए? देखिए, जब अगर अक्यूट ब्लड लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो प्लाज्मा एक्सपैंडर्स होते हैं उनसे हम उनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खून को खून ही रिप्लेस कर सकता है। बेसिकली अक्यूट लॉस जो एक्सीडेंटल में होता है और हमारा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, हमारे को हीमोग्लोबिन बहुत फॉल हो गया है, तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत कम होने से हमें ब्लड ही देना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम जब मतलब नॉर्मल सामान्य स्थिति में जब हीमोग्लोबिन 6 से कम होता है तभी हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाएं। प्राची जी, एक स्वस्थ शरीर के लिए शरीर में कितना खून होना चाहिए?
देखिए हमारा जो होता है, जो हमारा बॉडी जितना भी वेट है, हम उसको कहते हैं 30 ml पर केजी। हमारा जितना भी होगा वेट, उतना हमारा ये कहते हैं ब्लड वॉल्यूम रहता है। जी, और क्या इस हिसाब से अगर महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से देखें या फिर किसी युवा के हिसाब से देखें, क्या इसमें भी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है? आई कुडंट गेट। प्राची जी, जी हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जी प्राची जी, सवाल ये है कि जैसे कोई युवा वर्ग है या फिर कोई महिला है जिसकी उम्र 30 से ज्यादा है और कोई पुरुष है जिसकी उम्र 50 से ज्यादा है, क्या इस हिसाब से भी बदलाव हो सकता है इसमें? देखिए अगर उम्र के हिसाब से बात करें तो अगर कोई बीमारी नहीं है लेकिन एल्डरली व्यक्ति है, मतलब चाहे वो महिला है या पुरुष है, और उसकी किडनी में एज की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से एनीमिया आ सकता है। एज की वजह से, अगर आप एज की बात करते हैं तब वो, मतलब किडनी, क्योंकि जैसे एजिंग प्रोसेस सब चीजों को अफेक्ट करती है, तो एजिंग से किडनी फंक्शनिंग भी थोड़ी कम होती है, उसकी वजह से एनीमिया एल्डरली लोगों में हो सकता है। जी प्राची, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका एक सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राजू। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। आपका सवाल क्या है? जी पहले तो मेरा मैडम को जी। हेलो राजीव। हाँ जी मैडम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी को खून की कमी है तो किस तरह के आहार लेने चाहिए, क्या खाने चाहिए मैक्सिमम, जिससे कि रिकवरी हो सके या फिर वो स्वस्थ रहे? देखिए अगर खून की कमी है तो हमें सबसे पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा किस वजह से खून की कमी हो रही है, ठीक है। तो खून की कमी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा लंबे चौड़े टेस्टों की जरूरत नहीं होती है। हम एक सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में हमें एक ब्रॉड आइडिया लग सकता है, जिसके अंदर से हीमोग्लोबिन हम देख सकते हैं, आरबीसी काउंट देख सकते हैं, और एक हम एमसीवी होता है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है, इसको देख सकते हैं। इसके अनुसार से हम लोग, जो डॉक्टर लोग हैं, वो एक ब्रॉड आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप का एनीमिया है। कि आपकी एनीमिया को अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एक माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है, एक मैक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है, एक नॉर्मोसिस्टिक। तो उसमें सेल के साइज के ऊपर होता है। तो हम उस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर जो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी हमें केवल इसी टेस्ट से पता चला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है नॉर्मली लोगों में, तो हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने आयरन स्टडीज करा लीजिए, विटामिन B12 का टेस्ट करा लीजिए और फोलिक एसिड टेस्ट करा लीजिए, और उसके हिसाब से फिर हम आपका ट्रीटमेंट ढंग से शुरू कर सकते हैं। वरना आप तो सिंपली आयरन की एक गोली खाएंगे और एक कीड़े की गोली खा सकते हैं, क्योंकि कीड़ों से भी एनीमिया होता है। तो हम नॉर्मली जो लोग होते हैं कि आयरन की गोली खाना शुरू कर देते हैं, वो हो सकता है उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा हो। तो ये आप एक बार डॉक्टर से एस्टैब्लिश करा लें कि किस टाइप का एनीमिया है, या फिर आपको थैलेसीमिया माइनर है जिसकी वजह से खून की कमी हो रही है। तो ये सब चीजें हैं, आपको एस्टैब्लिश करके ही आप प्रॉपरली इलाज ले सकते हैं। चलिए राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हरियाणा से दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, योगेंद्र। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? चलिए योगेंद्र जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं इस बारे में तफसीलात से पढ़ रहा था जिसपे हम चर्चा करेंगे ताकि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंच सके। अप्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली जैसे हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में हमारी बेसिकली एक फैक्ट्री होती है जिससे हमारी सेल्स बनती हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया में हमारी जो है ना, ये जो सेल्स बनना बंद हो जाती हैं, जो आरबीसी की जो पिकसल सेल्स होती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं। और इसके तरह बात करें, हेमोलिटिक एनीमिया किसे कहते हैं? हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, हमारी जो आरबीसी होती है वो अपने आप ही टूटने लगती है बिना किसी कारण के, तो वो हीमोलिटिक एनीमिया होता है। और ये कभी कभी हीमोलिटिक एनीमिया मलेरिया में भी हो जाता है। मलेरिया में जिसकी वजह से हमारे को, इस हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से हमारे शरीर में रेड सेल्स जब टूटती हैं तो जॉन्डिस हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो नॉर्मली मतलब नॉर्मल जो एनीमिया में पैलर होनी चाहिए उसकी जगह से, उस सफेदपन होने की जगह से जॉन्डिस की वजह से पीलापन आ जाता है हीमोलिटिक एनीमिया। जी प्राची जी, इसमें अगर बात करें प्लास्टिक और हेमोलिटिक में, क्या इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं? हीमोलिटिक
एप्लास्टिक एनीमियाज में तो बेसिकली आपको क्या कहते हैं, आरबीसी तो बन रही है लेकिन टूट रही हैं वो जल्दी से। एप्लास्टिक एनीमिया में आपकी आरबीसी उतना नहीं बन रही हैं, तो बेसिकली जो जॉन्डिस वाला क्राइटेरिया है वो एप्लास्टिक एनीमिया में नहीं होएगा। जी, इसके तरह अगर बात करें, चूंकि आपने इस शब्द का भी जिक्र किया था, दर्शकों को जानना चाहिए और तफसीलात से हम इस पर चर्चा करेंगे। थैलेसीमियास किसे कहते हैं? देखिए, थैलेसीमिया जो आपने बोला था कि जो हेरेडिटरी होते हैं हमारे शरीर में, हेरेडिटरी खून की कमी होती है, तो थैलेसीमिया बेसिकली एक हेरेडिटरी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। जी, और इसके तरह बात करें तो सिकल सेल एनीमिया भी होता है, इसको तफसीलात से बताइए। और इसका अगर इलाज क्या, इसमें इलाज में ही फर्क आ सकता है क्या अलग अलग एनीमिया के हिसाब से? अलग अलग एनीमिया के हिसाब से देखिए, बेसिकली कुछ एनीमिया में ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है और कुछ में ट्रांसफ्यूजन मतलब रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, और हर एनीमिया में रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करिए मतलब जी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हर ट्रांसफ्यूजन में नहीं होती। जैसे हमारे पास थैलेसीमिया माइनर है, उसके अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारा थैलेसीमिया मेजर है उसमें हमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके तरह परनीशियस एनीमिया किसे कहते हैं? बेसिकली परनीशियस एनीमिया जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है जी, उसकी वजह से जो एनीमिया होता है हमारे शरीर में, वो परनीशियस एनीमिया होता है। जी, तो इसके इलाज के लिए हमें विटामिन B12 लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें आयरन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 के लेवल्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम इंजेक्शन भी देते हैं विटामिन B12 के, और जो हमारे को दवाई B12 की दवाई होती है उसकी थोड़ी हाई डोज जो है कुछ महीनों के लिए खानी पड़ती है। और चूंकि एनीमिया जो होता है उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और प्रोटीन होती है, तो इसके साथ में हमें विटामिन B12 ले रहे हैं या हम आयरन ले रहे हैं तो हमें प्रोटीन की भी बहुत जरूरत होती है, ताकि जो है हीम को बांधने के लिए वो प्रोटीन की जरूरत रहे। जी, प्राची जी, अगर कोई गर्भवती महिला है, उसको खून की कमी है, क्या ये जाहिर सी बात माने, स्वाभाविक सी बात माने कि बच्चे को भी खून की कमी होगी? देखिए, अगर उसका वो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है तब तो बच्चे को खून की कमी नहीं होगी, पर लेकिन अगर मान लीजिए उसको बहुत सीवियर एनीमिया है जिसकी वजह से वो आयरन की गोलियां नहीं खा पाती थी, पहले हमारे पास इतने अच्छे इंजेक्टेबल आयरन मौजूद नहीं थे, मतलब जो इंजेक्शन जिनको देते हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। अभी हमारे पास फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज आ गया है, तो हम उसको उन गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप अपना हीमोग्लोबिन और बच्चे का हीमोग्लोबिन ठीक ठाक रख सकें। तो बच्चे को अगर माँ को होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे के अंदर मतलब जो न्यूट्रिशन होगा वो पूरा नहीं जाएगा और वो बच्चा छोटा होएगा, मतलब IUGR बेबी जिसको कहते हैं, IUGR बेबी होगा। IUGR बेबी होएगा तो उसके अंदर खून की कमी होगी, बर्थ वेट भी कम होगा और वो जल्दी भी पैदा हो सकता है। जी, और इसकी तरह ऐसी परिस्थिति है कि अगर कोई बच्चा खून की कमी से जूझ रहा है, क्या इसे ये माना जा सकता है कि वह अनुवांशिक है, जेनेटिकली भी हो सकता है, और क्या लंबे पीढ़ी तक ये चल सकता है? इसकी कितनी संभावना रहती है? देखिए, अगर किसी बच्चे को खून की कमी है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा उसको कारण क्या है। अगर मान लो वो खाना नहीं खा रहा है प्रॉपर्ली तो हो सकता है उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा अगर मान लो वो बहुत बच्चा न्यूट्रिशन ठीक ठाक है लेकिन फिर भी उसके अंदर हेरेडिटरी एनीमिया हो सकते हैं। जी, और इसके इधर अगर बात करें कि आखिरकार इतने सारे हमने तफसीलात से चर्चा की है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, हेलोमेटिक एनीमिया क्या होता है, क्या इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, क्या इसका इलाज भी अलग अलग हो सकता है? इलाज में मतलब नॉर्मली हम लोग जो है इसके अंदर बेसिकली आयरन देते हैं, B12 देते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, या इरिथ्रोपोइटिन लाइक सब्सटेंसेस देते हैं। तो एक कॉमन इलाज सबका सेम ही होता है, पर लेकिन अगर मान लीजिए कुछ हेरेडिटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, किसी में नहीं हो। तो इलाज कुल मिला के ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इनमें, बस ये हमारे को डिपेंड करता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए या नहीं चाहिए। जी, प्राची जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। धन्ना सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं।
धन्ना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब एक तो ना मेरा लास्ट ईयर जून में बाईपास सर्जरी हुआ था। जी। तो तब से मेरा 8-10 किलो वेट कम हो गया, बहुत कमजोर हो गया। तो मेरा वेट वो गेन हो जाए तो क्या करूं मैं? देखिए, अगर मान लीजिए वो डेलिब्रेट वेट लॉस हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। अगर बिना किसी प्रयास करने के वेट लॉस हुआ है तो ठीक नहीं है। आप इसके लिए अपना थायराइड टेस्ट करा लीजिए और एक ब्लड शुगर चेक करा लीजिए कि इसकी वजह से तो आपको शुगर तो है, मुझे डायबिटीज तो है। नहीं, डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल रखनी है आपको। शुगर चेक करा लीजिए और ब्लड थायराइड टेस्ट करा लीजिए, दोनों में वेट लॉस होता है। और अगर आपका बाईपास हो चुका है तो इसके अंदर आपको खून की कमी नहीं होने देनी है। एक तो आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो बीच बीच में आप चेक करा लीजिए, ब्लड थिनर्स की वजह से छोटे छोटे अंदर पेट के अंदर अल्सर्स बन के ब्लीडिंग तो नहीं हो रही जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो जाए। क्योंकि जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा अपर साइज में रहना चाहिए ताकि उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक रहे और हीमोग्लोबिन कम होने की एनीमिया होने की वजह से उन्हें एंजाइना ना हो। अच्छा, डॉक्टर साहब एक में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी लेफ्ट लेग में दर्द होता है, घुटने के बैक साइड दर्द होता रहता है, चलने में चल नहीं सकता मैं। देखो, आपकी बाईपास हुई थी तो वो वाली वहां से वेन तो नहीं निकाली थी? हाँ, वेन तो नहीं निकाली, वो तो दूसरे साइड से निकाली थी। बाईपास, वो तो राइट से निकाली थी, ये तो लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, घुटने के बैक साइड। लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, मतलब वो वाले पैर से वेन से नहीं निकाला था ग्राफ्ट? हाँ हाँ, नहीं निकाला। कोई कहता है साइटिका हो गया, क्या हो गया? नहीं, अगर आपका जो दर्द है वो हिप से लेके नीचे की तरफ जा रहा है तब हम उसको सियाटिका कहते हैं। केवल एक लेग में हो रहा है जो पैर के नीचे, घुटने के नीचे हो रहा है, तो वो हो सकता है आप बहुत देर तक बैठे रहते हो। आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए और विटामिन डी लीजिए और धूप के अंदर भी जाने का मतलब रहने का प्रयास कीजिए, कम से कम 40 मिनट एक दिन में। चलिए धन्ना सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। प्राची जी, एक सवाल और है, क्या आखिरकार एनीमिया होने से हम कौन कौन सी बीमारियों से घिर जाते हैं और कौन कौन सी बीमारी होने की हमें संभावना रहती है? देखिए, एनीमिया पर से की वजह से हम कोई बीमार नहीं होते। एनीमिया की वजह से हमें इन्फेक्शन बहुत सारे आ सकते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और मतलब एनीमिया की वजह से बीमारी नहीं होगी, एनीमिया एक बीमारियों का लक्षण है जी। तो ये हो सकता है कि अगर हम एनीमिया में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया है तो हमें ट्रांसफ्यूजन हैजर्ड हो सकते हैं जी। जैसे हमें HIV हो जाए, ऑल्दो वो टेस्ट करने के होते हैं पर फिर भी रिस्क तो रहता ही है। तो हमें उसमें HIV, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस रहती हैं जी। प्राची जी, एक और सवाल ये है जी, एक और सवाल ये है कि हार्मोन्स की कमी के कारण रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कम क्यों होता है? हार्मोन्स की कमी के कारण जो हमारे पायरुवेट काइनेज वगैरह होते हैं ये जो है हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर गड़बड़ करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइम डेफिशिएंसी जब होती है तब मैंने लाइक दिस पूरा साइकिल, तो इसमें एनीमिया हो सकता है जी। इसके इधर सवाल ये है कि आखिरकार अगर किसी को खून की कमी हो जाए तो खून को बढ़ाएं कैसे, क्या खाएं, क्या परहेज करें? एक नेशनल डीवर्मिंग डे बनाए जाते हैं 2 दिन जी, फरवरी में और अगस्त में, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। वो बेसिकली 1 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों के लिए स्कूलों में मैंडेटरी होती हैं, बट अगर हम उसको अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करें तो ये वर्म इन्फेस्टेशन किसी को भी हो सकते हैं। तो हम इसको जो नेशनल डीवर्मिंग डे को केवल बच्चों तक सीमित ना रखें, इसको हम सब लोग मतलब सब अडल्ट भी फॉलो करें। और इसके अलावा हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, मतलब आयरन वाली चीजें ले। एक अगर खाने में हम पूरे 7 कलर्स लेते हैं और 6 टेस्ट लेते हैं, और इसके अलावा हम प्रोटीन भी थोड़ा सा खाने में, नॉर्मली एक प्रोटीन जो होता है हमारा जितना भी वेट होता है उतना मतलब 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारी बॉडी में प्रोटीन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब अगर हमारी 60 केजी वेट है तो एक एवरेज इसके लिए 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति में। तो हम अपने खाने में ध्यान रखें कि हमारी प्रोटीन की मात्रा ठीक है, हम आयरन ठीक ले रहे हैं,
और अगर वेजिटेरियन है हम तो विटामिन B12 में। प्राची जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, शकुंतला देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरा शुगर है जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये मेरे शुगर है, शुगर कम नहीं हो रही, GTV से ले रही हूँ दवाई। हाँ जी, शुगर कम नहीं हो रही? हाँ जी, कम नहीं हो रही। देखिए शुगर को कम, आपकी उम्र कितनी है? 300 350 रहती है। अच्छा, देखिए हमें क्या करना होता है, हमारी उम्र कितनी भी हो, हमें शुगर को नियंत्रित रखना बहुत हमारे लिए आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम शुगर के लेवल्स को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो हमारी आंखें खराब होने का खतरा रहता है, हमारे किडनी खराब होने का खतरा रहता है। इसके अलावा हमारे को हार्ट अटैक आने का खतरा नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है। और हमारे जो पैरों में सुनपन आता है, डायबिटिक, जिसकी वजह से हमें डायबिटिक फूट हो जाते हैं। तो इन सबको बचाने के लिए हमें शुगर को नियंत्रित रखना बहुत बहुत आवश्यकता है। और 3 महीने की शुगर, जिसको हम HbA1c कहते हैं, उसको हमें 6.5 रखना बहुत 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 आवश्यक है। अगर आपका शुगर नियंत्रण में नहीं है तो अपने डाइट को बिल्कुल एहतियात के साथ खाएं, जिसमें चीनी का प्रयोग, मीठे का प्रयोग, मिठाई का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके शुगर को बिल्कुल अनकंट्रोल कर देगा। और इसके अलावा आप खाने को एक नियमित समय पर खाएं। ये नहीं है कि आप बार बार खाना खा रहे हो, या कभी लंच 1 बजे ले रहे हो, कभी 4 बजे ले रहे हो। ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन निकलता है उसका अपना वो टाइम से निकलता है। यदि आप बार बार अलग अलग समय पर खाना खाएंगे तो वो भूल जाएगा मेरे को इंसुलिन कितने बजे निकलना है पैंक्रियाज से। तो आप खाने को प्रॉपर टाइम पर खाएं और अपने डॉक्टर से दवाई को एडजस्ट कराएं। और अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है तो आप इंसुलिन लेने से ना डरें, क्योंकि हमारे शरीर में टाइम के साथ इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है। चलिए, ठीक। और दवाइयां भी शुगर के शकुंतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों के उत्तर देने के लिए। और उम्मीद यही है कि सभी दर्शकों को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। तो आज हमने चर्चा की किस तरह से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है और खून की कमी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की